Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of class 12th Geography and the name of chapter is Secondary Activities. इससे पिछले चैप्टर में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज है, जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज से जो रॉ मटेरियल आता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए फिनिश्ड गुड में तैयार करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। So let us start. Secondary activities add value to the natural resources by transforming raw material into the valuable product. सेकेंडरी सेक्टर की मदद से ही जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट में या फिनिश्ड गुड में भी कह सकते हो आप। कॉटन इन द ऑर्डिनरी सेंस हैज लिमिटेड यूज। कॉटन का अपने आप में बहुत लिमिटेड यूज है, बट आफ्टर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यॉर्न, पर वो अगर धागे में तब्दील हो जाए या उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, बना लिया जाए, तो फिर उससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो क्लोथ्स आर हमारी जरूरत पूरी करते हैं, हमें यूटिलिटी मिलते हैं उनसे। दे आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, वो सब चीजें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आ जाती हैं, बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, या और जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की या एक देश की अर्थव्यवस्था की। मैन्युफैक्चरिंग, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाय हैंड, बट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का असली मतलब तो होता है कि हाथ से सामान को बनाना, पर आज के दौर में मशीनें हैं। आज के कंटेक्स्ट में द मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। आज हम मशीन्स का उपयोग करके क्या करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिला उसको फिनिश्ड गुड में तैयार करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और विद प्रिमिटिव टूल। मैन्युफैक्चरिंग जो है, चीजों का उत्पादन जो है हम वो मॉडर्न मशीनों से भी कर सकते हैं या पुराने टूल से भी कर सकते हैं। आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्योंकि रॉ मटेरियल की अगली स्टेज ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, these are geographically located manufacturing units that transform raw material into finished good. ये रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तैयार माल में। फिनिश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू ऑफ सेल इन द लोकल एंड डिस्टेंट मार्केट, और फिर उस तैयार माल को या तो लोकल बाजार में बेच दिया जाता है या फिर दूसरी जगह उसको हाई रेट पे बेच दिया जाता है। अब याद रखना, सेकेंडरी सेक्टर में जब चीज आएगी ना, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आएगा, तो वहां पे चीजों की कीमत उसमें ऐड होगी, और जब उसमें चीजों की कीमत ऐड होगी तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। The term industry is comprehensive and can also be used in many secondary activities which are not carried on in factories like entertainment industry. इंडस्ट्री शब्द हम बहुत उसमें सेंस में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो फैक्ट्रीज में नहीं होती, फिर भी हम उनके नाम के आगे इंडस्ट्री लगाते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, या हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना। टूरिस्ट सेक्टर भी इंडिया के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, और उसमें संभावना है और जॉब्स क्रिएट करने की। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे हम कैरेक्टराइज्ड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, स्पेशलाइजेशन पे। देखो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री, इस तरह। ऑफ स्किल इन इंडस्ट्रीज ऑन टास्क इज डन रिपीटेडली, और यहाँ पे जो माल होता है या जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वो रिपीटेडली उसको पूरी करते रहते हैं। दैट गिव्स स्पेशलाइजेशन ऑफ डूइंग दैट, और इससे वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। दिस इन्वॉल्व हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मशीनें होती है ना, और हाथ से काम मजदूरी किसमें क्या करते हैं, कम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली बाय टास्क ऑफ रिपीटेडली।
और इसमें क्या होता है, रिपीटेडली हम टास्क को करते रहते हैं और कॉस्ट भी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग की, ये भी याद रखिएगा। और कई बार क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो अगर वो बाय मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मशीन से प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता है और लागत भी क्या आती है, कम आती है। मैकेनाइजेशन, द इंडस्ट्रीज यूज ऑटोमेटेड प्रोसेस और मशीन्स विच डज द मेजर प्रोडक्शन। मैकेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें सारे काम अधिकतर मशीन करती है, ठीक है। ह्यूमन थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इंसान को अधिकतर नहीं काम करना होता, रोबोट्स होते हैं या मशीनें होती है, अधिकतर काम उनसे ही करवाया जाता है। आमतौर पे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं जहाँ कारें बनती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एंड कांस्टेंट इनोवेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है और लगातार इनोवेशन करे जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, वेस्ट का उपयोग किया जा सके, क्वालिटी कंट्रोल करी जा सके, पॉल्यूशन कम किया जा सके और एफिशिएंसी लाई जा सके। और यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इस तरह हम उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी बाय इंक्रीजिंग इट। एक तो ये मशीनी टेक्नोलॉजी है क्योंकि क्या है, पूरा आमतौर पे आधुनिक जो फैक्ट्रीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे मशीनों से ही सब काम हो रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है। एक्सट्रीम परफेक्शन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। अब देखो एक्सट्रीम परफेक्शन चाहिए क्योंकि उन मशीनों को चलाने वाले हाईली स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। अब मोर सामान बन जाएगा लेस एफर्ट से, क्योंकि मशीनें बनाएंगी सारा काम, और लागत भी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि मशीनें तो जल्दी जल्दी बनाएगी। बाय हैंड बनता तो महंगा बनता और टाइम भी लगता। वास्ट कैपिटल, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कैपिटल मतलब पैसा बहुत बड़े स्केल पे चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे काम मशीन करती हैं और मशीनें पैसों से आती हैं। ये बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े स्केल पे ये ऑपरेट करती हैं। एग्जीक्यूटिव, प्रशासकीय, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी वर्ग भी इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिसर्स रखे जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल या और तरह के जितने भी फैक्ट्री में ऑफिसर रिक्वायर्ड होते हैं वो सब रखे जाते हैं यहाँ पे। अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती है अधिकतर उनके पास जमीन भी उन्हें बड़ी चाहिए होती है और उनका प्रोडक्शन भी और मुनाफा भी बड़ा होता है। द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन रीजन्स दैट आर रिच इन मिनरल्स। अब जो हैवी इंडस्ट्रीज है जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, कोयल इंडस्ट्री है, वो तो वहीं पे ही लगाएगी फैक्ट्री को जहाँ पे मतलब कि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, मिनरल्स अवेलेबल हो, क्योंकि वरना फिर उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़नी पड़ेगी। These areas cover less than 10% of the world land area, और जिन इलाकों में ये इंडस्ट्री लगती है वो वर्ल्ड लैंड एरिया का 10% से भी कम है। These regions have become the major center of economic and political power। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होना चाहती हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है और मुनाफा अवेलेबल है। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इंडस्ट्रीज कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, अपनी लागत को कम करके। Therefore, इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड, तो इंडस्ट्रीज वहां पे लगती है जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जहां पे भी ये चारों सस्ते दाम पे अवेलेबल होंगे वहीं पे इंडस्ट्री लग जाएगी। अब वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे देखो एक इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होती है। एक्सेस टू मार्केट, मान लो मैंने कहीं पे इंडस्ट्री लगाई और माल तैयार हो गया उस फैक्ट्री के अंदर, पर अगर मेरे को बाजार अवेलेबल ना हुआ तो फिर मैं अपना माल कहाँ बेचूंगा, या फिर बाजार दूसरी जगह अवेलेबल है तो वो तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट से मेरी लागत ही ज्यादा हो जाएगी, और कम्पिटेटिव मार्केट में फिर मेरे सामान की जब लागत ज्यादा होगी उसको खरीदेगा कौन। तो ये चीज, ये भी एक पॉइंट है कि इंडस्ट्री वहां पे जाना पसंद करती है जहां बाजार अवेलेबल हो, क्योंकि माल तैयार करने के बाद उसको माल बेचना भी तो है। एरियाज दैट प्रोवाइड लार्ज मार्केट फॉर फिनिश्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक डेवलप्ड एरियाज ऑफ यूरोप, अमेरिका, जापान, साउथ एशिया हैव ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि वहां पे बाजार अवेलेबल है, लोगों की कैपेसिटी है सामान खरीदने की।
एनर्जी अवेलेबल हो जहाँ। अब मान लो फैक्ट्री को तो भाई एनर्जी चाहिए, अगर उसको चलना है तो एनर्जी जहाँ पे अवेलेबल होगी फैक्ट्री वहाँ अप्रोच करेगी। अब मान लो एक इलाका ऐसा है जहाँ पे एनर्जी अवेलेबल ना हो तो फिर फैक्ट्री वहाँ क्यों जाएगी। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और कोयले से ही आप जानते हैं 67% के आसपास हमारी बिजली भारत की कोयले से ही बनती है। इंडस्ट्रीज यूजिंग मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू दीज सोर्सेज, और जो इंडस्ट्रीज इन चीज़ों को यूज़ करती है पावर के लिए, एनर्जी के लिए, तो वो इन्हीं इलाकों जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहीं पे वो फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस कोयले को या उस एनर्जी के सोर्स को लाने में क्या आए, कम से कम आए। तो दीज आर दी फैक्टर्स जिससे एक इंडस्ट्री इफेक्ट होती है। जैसे रॉ मटेरियल, अगर इंडस्ट्री को जहाँ रॉ मटेरियल मिल गया वो वहीं पे लगेगी, क्यों? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल तो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। सस्ते लेबर मिल जाए, कैपिटल सस्ते ब्याज पे पैसा मिलेगा जहाँ पे वो वहाँ पे सेटअप होगी, बाजार मिलेगा जहाँ पे वहाँ पे सेटअप होगी, क्योंकि कल को माल भी बेचना है। पानी जहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब एक इंडस्ट्री पहाड़ों पे जाकर लग जाए और वहाँ पानी या ये इनमें से बहुत सारे फैक्टर अवेलेबल ना हो तो फिर वो वहाँ पे क्यों लगेगी। बिजली अवेलेबल हो जाए, लैंड ट्रांसपोर्ट बढ़िया अवेलेबल हो जाए। अब नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भारत के क्यों नहीं इंडस्ट्री जाती, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्री वहीं पे प्रिपेयर करती है जहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हो जाए। आओ इन सबको एक करके पढ़ते हैं। तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन चीप, बल्कि एंड लूजिंग मटेरियल ओर्स लाइक स्टील, शुगर आर बेस्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आमतौर पे ये वहीं पे ही लगती हैं फैक्ट्रियां जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। अब कहने का मतलब है अगर ये ऐसे इलाकों में लग जाए जहाँ रॉ मटेरियल है नहीं, फिर दूसरी जगह से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो इनकी तो लागत ही बहुत ज्यादा आ जाएगी उस रॉ मटेरियल को ढुलाई करने में। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर रेट बढ़ेंगे, फिर इनका माल खरीदेगा कौन? तो वो चीज। Similarly, processing of dairying product, perishable food and agro-based are done near the source of raw material। ये सब चीजें भी वहीं पे ही होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इंडस्ट्री वहीं अप्रोच करेगी जहाँ उसे रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे मिलेगा। लेबर, मजदूर बढ़िया मिल जाए और सस्ते मिल जाए, इंडस्ट्री वहीं अप्रोच करेगी। तभी तो एमएनसीज इंडिया जैसे देश में आउटसोर्सिंग करवाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, लेबर मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है, ताकि उनका काम चलता रहे और मजदूर भी सस्ते मिले ताकि उनकी कॉस्ट कम आए। एनर्जी के सोर्स बढ़िया इजीली अवेलेबल हो जाए, वो भी एक फायदा है। इंडस्ट्री विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड, जो जिसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है इंडस्ट्री को वो वहीं पे लगती है जहाँ पे एनर्जी के सोर्स अवेलेबल हो, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एनर्जी बहुत जरूरी है मशीनों को चलाने के लिए फैक्ट्री के अंदर। द मेन पावर रिसोर्सेज आर, और कोयल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इनसे ही आमतौर पे फैक्ट्री अपनी एनर्जी को जनरेट करती है और यूज करती है। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, अब ये भी बढ़िया होना चाहिए। मान लो माल बन गया, बाजार भी अवेलेबल है, पर सड़कें बढ़िया ना हो या कम्युनिकेशन के साधन बढ़िया ना हो तो फिर फैक्ट्री से माल बाजार तक जाएगा कैसे और वो बिकेगा कैसे? तो सड़कें का बढ़िया होना, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया होना और कम्युनिकेशन का बढ़िया होना भी बहुत जरूरी है, तभी फैक्ट्री का माल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन place that have efficient transportation facilities and communication services for the exchange and management of information। तो जहाँ पे ये सब अवेलेबल होगा वहीं पे इंडस्ट्री अप्रोच करेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी फेवर में हो। अब मान लो मैंने ऐसे इलाके में फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, 1-2 महीने लगी वहां पे मेरी फैक्ट्री, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा दिया मुझे कि जाओ यहाँ से। अब मैं ऐसे क्या करूंगा फिर? बोले तो सारा जो कैपिटल लिया मैंने वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवर में होना बहुत जरूरी है, तभी इंडस्ट्री अप्रोच करती है वहां पे। फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रमोट वेरियस रीजन्स बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। जैसे आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा ताकि उन इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पेस पकड़ सके, तेजी से हो सके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करें, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे क्लासिफाई करा जाता है? साइज, बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी है, रॉ मटेरियल इनपुट्स के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे और मालिकाना हक पे, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो लेट अस सी ऑल ऑफ दिस वन बाय वन।
इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। तो साइज पे कैसे होगा कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट लगा, अगर ज्यादा पैसा लगा हुआ और प्रोडक्शन ज्यादा है तो मतलब बड़ी इंडस्ट्री है, और कैपिटल कम है और प्रोडक्शन कम है तो मतलब छोटी इंडस्ट्री है। और इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आ जाती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड, कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अभी ये याद रखिएगा, स्मॉल स्केल में एक बात याद आ गई, कारवा कमेटी बनाई गई थी 1955 में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। तो साइज पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री बड़ी है, छोटी है या मीडियम है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जैसे घर में ही छोटा मोटा उद्योग लगा लिया। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज घर के ही अंदर, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। जैसे आर्टिस्ट होते हैं, लोकल रॉ मटेरियल का उपयोग करके घर में काम करते हैं, जैसे बीड़ी बनाना, पंखे बनाना या थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लेना, जरी का काम होता है। इस तरह के जो काम होते हैं, जरी का काम कपड़े पे होता है, या दरी बुन लेना या चरखे से कपड़ा बनाना, इस तरह के काम जो लोग घर में ही करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाते हैं मेनली। प्रोडक्ट्स में भी यूज इन द सेम हाउस होल्ड और फॉर सेल, या तो वो घरों में ही यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को जो वो बनाते हैं, या बाजार में बेच देते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स का आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड्स हैं उन चीज़ों की, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव तो होते हैं पर क्वालिटी वाइज बढ़िया होते हैं। देयर इज नो मच इन्फ्लुएंस ऑन द कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि माल छोटी मात्रा में बनता है कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। घर में कितना क्वांटिटी में बनेगा, इतना ही बनेगा कि आदमी अपनी बाइक पे भी ले जाए, ठीक है ना। और पैसे की जरूरत यहाँ पे कम होती है, क्योंकि पैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो। एग्जाम्पल, फूड स्टफ हो गया, फैब्रिक हो गया, मैट्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, छोटे छोटे से फर्नीचर हो गया, घर में ही बना रहे हैं, शूज हो गए, स्टैचू हो गए, मूर्तिकार हैं, या लकड़ी के शूज, इस तरह के जो सामान लोग घर में ही बना लेते हैं उनको हम कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। गोल्ड स्मिथ, ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर की घर में ही बना रहे हैं, वो सब। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री, से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें घर में मशीनों का उपयोग होता है। इट यूज लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्राइव इन मशीन्स और सेमी स्किल्ड लेबर। अब जो इससे पहले थी कॉटेज और स्मॉल स्केल, उसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता, पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसमें मशीनों का उपयोग होता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज लोकल परचेजिंग पावर। इससे लोगों को रोजगार मिलता है और फिर उनकी खरीदने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। इकोनॉमिक्स में अगर आप के पास सब्जेक्ट है तो आपने वहां पढ़ा होगा, कंज्यूम करने की क्षमता एक पुअर की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ अ रिच। क्यों? क्योंकि पुअर ने जितना कमाया वो सारा खर्च कर देगा, और रिच व्यक्ति तो उसको बचा के सोचेगा कि इन्वेस्ट कर लूं कहीं पे, क्योंकि पुअर का तो सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा उसमें जितना उसने कमाया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इट नीड लार्ज मार्केट। इन्हें बड़े बाजारों की जरूरत होती है, वेरियस रॉ मटेरियल्स, एनॉर्मस एनर्जी की जरूरत होती है बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है और इन्हें बड़े लिखे मतलब कि वर्कर्स चाहिए होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है मॉडर्न इंडस्ट्री और सारे गुण मॉडर्न इंडस्ट्री वाले। इट डेवलप्ड, और ये लास्ट 200 ईयर्स में आमतौर पे आपको ये डेवलप्ड देशों में ही मिलेगी जिनके पास कैपिटल अवेलेबल है, यूके, यूएसए, यूरोप, इन देशों में। जो डेवलपिंग देश हैं, इंडिया जैसे देशों में, यहाँ ये अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। और जो अंडर डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते ना, जैसे स्किल लेबर, वो सब चीजें। नाउ इट हैज स्प्रेड इन द ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया भर में धीरे धीरे फैल रहा है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल। अब कैसे क्लासिफाई करोगे? जैसे एग्रो बेस है तो मतलब वो किस चीज का उपयोग करती है, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल का। मिनरल बेस्ड है तो वो मिनरल्स का यूज करती है, जैसे आयरन, कोयल, ये सब। केमिकल बेस्ड है तो वो केमिकल्स का। फॉरेस्ट बेस्ड है जो फर्नीचर बनाती है इंडस्ट्री या प्लाई बनाती है, वो सब चीज। एनिमल बेस्ड है जैसे मीट हो गया या लेदर हो गया, वो इंडस्ट्रीज एनिमल बेस्ड में आ जाती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे, जो जिनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से।
रॉ मटेरियल हैव गोट फ्रॉम द फील्ड एंड प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल फील्ड से मिलता है, खेतों से, और फिर उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है और गांव और शहर के बाजारों में उन्हें बेच दिया जाता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स हो गया, अचार के लिए आम या कहाँ से मिलता है, खेत से ही तो मिलता है। फ्रूट जूस हो गया, बेवरेजेस, टी, कॉफी, कोका, मसाले हो गए, टेक्सटाइल हो गई, कॉटन, जूट, ये सब हमें खेत से ही तो मिलता है। रबड़, तो फिर हम इसके प्रोडक्ट्स बना के इसको क्या करते हैं, मार्केट्स में बेच देते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जिन्हें मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए होता है। जैसे सम इंडस्ट्रीज यूज फोरस मेटेलिक मिनरल्स, जिसके अंदर क्या आ जाता है, फ्यूरस में क्या आ जाता है, आयरन, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आयरन मिनरल की जरूरत होती है और आयरन इज अ फेरस मिनरल। सम यूज ऑफ नॉन फ्यूरस मिनरल में कौन कौन से आ जाते हैं, मिनरल्स विच सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, दीज आर दी नॉन फ्यूरस मिनरल। मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, जैसे कोयला या फिर सच एज सीमेंट और पोइट्री, मिट्टी का उपयोग होता है इसमें, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं पोट्री से। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो केमिकल का उपयोग करती है, नेचुरल केमिकल्स का, मिनरल्स जैसे मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सॉल्ट, सल्फर, पोटाश। इंडस्ट्रीज आल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम लकड़ी या कोयल से जो रॉ मटेरियल मिला उस पर भी ये बेस्ड होती है इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक और अदर एग्जामाइन ऑफ इट, एग्जाम्पल्स ऑफ इट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जो जंगलों पे बेस है वो तो यार पता ही है आपको, रॉ मटेरियल उन्हें जंगलों से ही मिलना है। जैसे टिम्बर हो गया फर्नीचर के लिए, वुड, बैम्बू एंड ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री, लैक ऑफ लैक इंडस्ट्रीज केम फ्रॉम फॉरेस्ट। बहुत सारी इंडस्ट्री, इवन आप देख लो टॉयलेट पेपर जो होता है ना, वो भी वुड से ही तो बनता है, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट पे बेस्ड है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। इवन ये नोटबुक जिस पे लिखा गया है इसके लिए ये भी तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। एनिमल बेस्ड, जैसे मांस या फिर लेदर, ये या वूल हो गया, ये सब चीजें एनिमल से मिलती हैं। लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल बिसाइड आइवरी। हाथी दांत भी आपने देखा होगा, पहले था, हालांकि इंडिया में तो ये चीज बैन है। एलिफेंट टस्क, ये सब चीजें। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, जो आउटपुट प्रोडक्ट पे बेस्ड हैं, जैसे यू हैव सीन मशीन टूल्स, मोड ऑफ आयरन स्टील, मेड ऑफ आयरन स्टील विच इज यूज एज रॉ मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो आयरन को उपयोग करती हैं, स्टील को उपयोग करती हैं। आयरन एंड स्टील इज यूजफुल एंड इटसेल्फ इन एन इंडस्ट्री। आयरन और स्टील अपने आप में एक इंडस्ट्री और इवन एक देश की बैकबोन भी यही है। द इंडस्ट्री हु डिपेंड्स whose products are used to make other goods by using them as raw material are basic industries। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, मान लो एक फैक्ट्री है, उसने माल तैयार किया और उस फैक्ट्री का जो तैयार माल है वो दूसरी फैक्ट्री में जा रहा है, फिर वहां पे जाके वो फिनिश्ड गुड बन रहा है, तो उन्हें बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे आयरन इंडस्ट्री है, उसने लोहा तैयार कर दिया, शीट बना दी, अब वो शीट दूसरी फैक्ट्री में गई, फिर वहां उससे प्रोडक्ट बना, तो आयरन इज द बेसिक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ही वो अगली फैक्ट्री में पहुंच पाई। कैन यू आइडेंटिफाई द लिंक? आयरन और स्टील जानते हैं आप, मशीन फॉर टेक्सटाइल, तो आयरन और स्टील से मशीनें बनी, फिर उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली, कपड़ा बना, कंज्यूमर ने यूज किया। तो कहने का मतलब है, अब आप देख लो रेल है या फिर और चीजें हैं लोहे से बनती हैं, तो वो लोहा कब बना, लोहे का को कैसी शेप मिली वो वाली, जब पहले उस लोहे को बनाया गया इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल ब्रेड एंड बिस्किट, टी, सोप, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन, CTC आर कंज्यूमर गुड और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर ये नहीं आते। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब पब्लिक इंडस्ट्री जिसपे सबका हक है, सरकारी है, जो जनता के फेवर में काम करती है, भले के लिए काम करती है, मुनाफा कमाना इसका मेन मोटिव नहीं होता, सरकार इसको ऑपरेट करती है। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। इन इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। आप जानते हैं 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी था। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो किसके कंट्रोल में थी, पब्लिक सेक्टर के, सरकार के। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री जिसपे स्टेट और पब्लिक सेक्टर, और शेड्यूल सी में बची हुई सारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 याद रखिएगा, और जो 1948 वाली थी वो फेल हो गई थी।
इसलिए 1956 वाली सेकंड बढ़िया थी। सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, सारी अधिकतर फैक्ट्रीज किसके होती हैं, अपना स्टेट की, सरकार की। जैसे रशिया के अंदर था, सारी फैक्ट्रीज अधिकतर स्टेट के पास थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। फिर वो सब बेचने पड़ी, लार्ज गैरेज सेल के नाम से आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हुआ, वो सब चीजें। मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑपरेट करें। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम आजाद हुए थे, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की व्यवस्था को अपनाया था। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये इसका एक मालिक होता है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइज, और इसका मेन मोटिव भला करना नहीं होता है। इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मुनाफा कमाना, और पब्लिक सेक्टर का भला करना। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के चलाएं उसे, वो मैंने शेड्यूल बी में अभी आपको बताया ना, 12 इंडस्ट्रीज मेनली वो थी। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, these are based on heavy industries often located near coal fields। यह अधिकतर इन इलाकों में लगती है जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। मेटल मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, बिकॉज दीज आर हैवी। और बहुत बड़ी बड़ी इनकी चिमनीज भी होती हैं और उससे धुआं निकलता रहता है। आपने शुगर फैक्ट्री में देखा होगा या इस तरह की फैक्ट्री में। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, अब हम इसे कैसे रिकॉग्नाइज करें, जैसे ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये, हाई डेंसिटी हाउसिंग एंड पुअर सर्विसेज, अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट होता है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अब देखो, अब एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि इंडस्ट्रीज, पर दूसरी तरफ याद रखिएगा सोशल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, पोल्यूशन या वो सब चीज़ें। ड्यू टू क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज, फॉल इन डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो ये क्लोजर है, तो उससे क्या, क्योंकि डिमांड घट रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उससे बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं छोड़ के। द रूर कोयल फील्ड जर्मनी, इट इज़ अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन था यूरोप में बहुत लंबे समय से। कोयल, आयरन एंड स्टील फॉर्म्ड द मेन पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी। एक देश की बैकबोन यही चीज़ें होती हैं। As the demand for coal declined, the industry started smaller। जैसे कोयले की मांग घटनी शुरू हुई, ये इंडस्ट्रीज क्या होती चली गई, छोटी होती चली गई। After the iron ore war exhausted, the industry started import through waterways to the Ruhr। और जब आयरन और खत्म हो गई, मतलब कि लोहा नहीं आ रहा था, तो इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन रूर रीजन से आता था। Decay of some areas production and the problem of waste pollution due to change in the industrial structure की वजह से ये समस्याएं देश के अंदर बढ़ गई। The future of the Ruhr is depend lessen the products of coal and steel। तो हमें इससे पता चलता है कि एक इंडस्ट्री का उस बेस क्या होता है, उसका कोयला और स्टील प्रोडक्शन। नाउ, या फिर उसका कंजप्शन। नाउ रूर इज बेस्ड ऑन द न्यू इंडस्ट्रीज लाइक द ह्यूज ओपेल कार असेंबली प्लांट्स हो गए बहुत बड़े, और इसमें अधिकतर रोबोट जो मशीनें होती हैं वो काम करती हैं। न्यू केमिकल प्लांट्स हो गए या यूनिवर्सिटीज होगी, दीज आर द न्यू थिंग्स। कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर बाय रिसर्च डेवलपमेंट के जरिए जब नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। प्रोफेशनल्स, वाइट कॉलर बोलते हैं जिन्हें हम, वर्कर्स मेक अ लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, वर्कफोर्स में क्या आ जाते हैं, जो लोग एक्चुअली में अवेलेबल हैं काम करने के लिए। रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड, डिजाइनड एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज। इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना लैब की चेकिंग करने की, तो वो सब मशीनों से ही तो होता है या हाई टेक्नोलॉजी से ही तो होता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिनमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर स्टेटेड।
ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज बेस ऑफ, देखो सारी इंडस्ट्रीज का बेस आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ही होती हैं और ये हैवी इंडस्ट्रीज में आती हैं। इट इज बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स बनाने में या फर्दर प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल यहीं से ही जाता है, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। आयरन इज एक्सर्टेड फ्रॉम द आयरन ओर से निकाला जाता है और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है आयरन ओर, कर्नाटक में। बाय स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस, भट्टी में फिर उसे पिघलाया जाता है विद कार्बन कोक एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर के साथ। द मोल्टन आयरन इज कोल्ड, फिर उसे ठंडा किया जाता है, इम्प्योरिटी उससे हटा दी जाती है जैसे नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एडिड, और उसमें ऐड किया जाता है मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, जिससे उसे स्टील बनाया जा सके। The industry is one of the most complex and required more capital investment, ये बहुत बड़ी है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। It has main center in the developed countries of North America, यूरोप और एशिया में इसकी अवेलेबिलिटी है, ये वहाँ पे बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज 3 सब सेक्टर्स जैसे हैंडलूम, पावरलूम एंड मील सेक्टर। हैंडलूम में हाथ से बनता है, पावरलूम में घर में ही मशीन से, और मील सेक्टर में फैक्ट्रीज के अंदर। हैंडलूम सेक्टर के अंदर लेबर इंटेंसिव है क्योंकि इसमें मजदूर चाहिए होते हैं और सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, पैसा बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि मशीनें तो होती नहीं, अधिकतर हाथ से ही सारा काम होना है। द पावरलूम सेक्टर इंट्रोड्यूस मशीन्स एंड बिकम लेस लेबर इंटेंसिव, हायर प्रोडक्शन। और ये पावरलूम सेक्टर है, इनके अंदर मशीनों का मतलब कि इंट्रोडक्शन हुआ जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे इनसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर याद रखना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो पाएंगी। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज हाईली कैपिटल, पैसा बहुत चाहिए होता है क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री लगती है और फाइन क्लोथ्स बनाने के लिए बल्क क्वांटिटी में ये फेमस है। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर गुड क्वालिटी कॉटन एज रॉ मटेरियल की जरूरत इसमें पड़ती है, अच्छी क्वालिटी की। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कॉटन कौन सा होता है, मुस्लिन बोलते हैं उसे, MUSLIN। इंडिया, चाइना, USA, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन, इन देशों में बनती है अधिकतर। और अगर जब 1921 का इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ था, उससे पहले इंग्लैंड 80% से ज़्यादा कॉटन किससे इंपोर्ट करता था, अपना अमेरिका से। पर फिर विश्व युद्ध जो 1914 से लेके 1918 तक चला था, पहला वर्ल्ड वॉर, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था क्योंकि USA डायरेक्ट इन्वॉल्व था इसमें वॉर में। तो फिर इंडिया से उसने रिक्वेस्ट करी या इंडिया के लोगों को कैश क्रॉप उगाने के लिए लालच दिया, वो आपने हिस्ट्री में देखा होगा। यूरोप इम्पोर्ट अलोन नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो वहीं पे फैक्ट्रीज लगी थी तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में या आपके कमेंट के रिप्लाई में, आप उसे देख लीजिएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आप किसी पॉइंट से हट हुए हैं तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको हट करने की किसी भी तरीके से। देखिए क्योंकि क्या है, ये चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, तो कई बार पॉइंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें हमारे से सोसाइटी से ही रिलेटेड है क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ है ना ये सब्जेक्ट, तो ये चीज़ तो आप एज ए स्टूडेंट ही गेन कीजिएगा चीज़ों को। बाकी स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और खूब नाम कमाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।